हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। पहले हम इन चीज़ों का मतलब जानेंगे, देन हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को ड्राइव करेंगे। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट की। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक जो है टॉर्च है एंड इस टॉर्च से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही हैं। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही हैं वो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि यूवी रेज निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो टॉर्च है या रेडिएशन सोर्स है, इसमें से यूवी रेज निकल रही हैं। एंड जैसा कि हमने यूवी रेज की रेंज की बात करी थी, यूवी रेज की रेंज कितनी होती है, 15 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको हम यूवी रेज कहते हैं। अब ये टॉर्च जो है यूवी रेज तो निकाल रही है, बट कौन कौन सी वेवलेंथ की यूवी रेज निकाल रही है, हम अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो 150 नैनोमीटर से हो सकता है वो 350 नैनोमीटर की लाइट को निकाले। हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के रेडिएशन सोर्स होते हैं, जिसको फर्दर हम इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि एक हमारे पास रेडिएशन सोर्स है, वो यूवी रेज को निकाल रहा है एंड उस यूवी रेज की जो रेंज है वो 150 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर है। मतलब यहाँ से जो भी रेज निकल रही हैं उसमें 150 नैनोमीटर वाली यूवी रेज होगी, 151 वाली भी होगी, 152, 155, 200 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ आ रही हैं वो सभी रेज को निकाल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे रेडिएशन सोर्स में से जो लाइट निकल रही है एक बहुत वाइड रेंज कवर कर रही है, लगभग 200 नैनोमीटर की रेंज यहाँ पर कवर करी जा रही है। 150 से वो 350 नैनोमीटर की लाइट को निकाल रहा है। एंड ये जो वाइड रेंज है इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की यूवी रेज प्रेजेंट हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट हैं। इसको हम कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ से जो रेडिएशन सोर्स है उसने लाइट निकाली, उसमें 150 नैनोमीटर की भी है, 151, 152, 155, 160, 170 एंड जितनी भी हमारे यहाँ पर वेवलेंथ आ रही हैं 350 तक, वो सभी लाइट को निकाल रहा है। तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है एक बहुत वाइड रेंज में निकल रही है एंड इसी वाइड रेंज वाली लाइट को हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वेवलेंथ वाली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आई होप आपको पॉलीक्रोमेटिक लाइट का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पर। मैं इस डायग्राम को रब करता हूं एंड अब बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हम उस लाइट को कहते हैं जहां पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या बहुत नैरो रेंज की लाइट मिलती है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा रेडिएशन सोर्स है इसमें से यूवी लाइट तो निकल रही है, यूवी रेज निकल रही हैं एंड ये यूवी रेज जो निकल रही है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या बहुत नैरो रेंज की यूवी लाइट निकलती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो लाइट निकल रही है हम मान के चलते हैं आइदर वो 255 नैनोमीटर की लाइट निकालेगा, मतलब ये जितनी भी रेज हैं वो 255 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक बहुत नैरो रेंज मान के चलिए कि ये 250 से 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली यूवी रेज को पास कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट में क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ी रेंज थी, लगभग 200 जो है हमारी वहाँ पर वेवलेंथ थी। ठीक है, 151, 152 एंड करते करते हम 350 पे आए थे, तो कितनी बड़ी रेंज थी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या एक बहुत छोटी सी रेंज वाली जो है हमें यूवी रेज दिखती हैं। तो ऐसे टाइप की लाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, जहाँ पर या तो एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट मिलेगी या फिर हमारी एक बहुत नैरो रेंज की लाइट मिलेगी। आई होप आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में समझ में आया होगा। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट बनती कैसे है, ठीक है।
हमने पॉलीक्रोमेटिक लाइट में तो समझा कि भाई टॉर्च को जलाएंगे एंड वहाँ से जो लाइट निकल रही है उसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी। बट ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे बनती है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को बनाने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या होता है एंड इसका क्या काम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मोनोक्रोमेटर क्या है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक पॉलीक्रोमेटिक, यहाँ से जो लाइट निकल रही हैं वो कैसी हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट यहाँ से निकल रही है। हमने रेडिएशन सोर्स को चालू करा, यूवी रेज निकली एंड ये यूवी रेज जो है कैसी हैं, पॉलीक्रोमेटिक रेज हैं या पॉलीक्रोमेटिक लाइट वाली रेज हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा मोनोक्रोमेटर होता है, ये मोनोक्रोमेटर जो है एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक तरीके का फिल्टर होता है। अब ये क्या करेगा मोनोक्रोमेटर, जो वेवलेंथ हमें चाहिए, मान के चलिए मैं सैंपल को एनालाइज करना चाहता हूँ एंड मेरे को लैम्डा मैक्स मालूम है। अब मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ वाली लाइट को सैंपल के ऊपर डालूंगा, तो मुझे उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए। तो वहाँ पर मैं मोनोक्रोमेटर में सेटिंग करूँगा। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है यूवी का, फर्दर हम इसको इंस्ट्रूमेंटेशन में और डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि यूवी का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है, वहाँ पर हम सेटिंग्स करते हैं कि भाई मुझको इतनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है हमारी 150 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर की लाइट निकल रही है एंड मैं यहाँ पर मशीन को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई मुझे सिर्फ जो लाइट चाहिए उसकी वेवलेंथ 255 होनी चाहिए या 250 से 260 के बीच में हो। मैं मशीन के अंदर सेटिंग दे दूंगा। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशन में डिस्कस करेंगे हम। तो ये अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट करता है जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट इस मोनोक्रोमेटर पे पड़ती हैं एंड ये मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, फिल्टर कर कर जो रिक्वायर्ड है, जो लाइट हमें चाहिए उसको फिल्टर करके हमें पास करेगा। तो ये 150 से 350 नैनोमीटर वाली सभी वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ जाएंगी और सिर्फ हमें एक सिंगल या जो नैरो रेंज की हमें लाइट चाहिए उस लाइट को ये पास करने में मदद करेगा। एंड यहाँ पर जो हमें लाइट मिल रही है, हम मान के चलते हैं कि भाई ये जो लाइट हमें मिल रही है उसकी रेंज जो है 250 से 260 नैनोमीटर की है। तो अब मोनोक्रोमेटर ने क्या करा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मोनोक्रोमेटिक लाइट में, ठीक है। तो ये लाइट कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो मोनोक्रोमेटर क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटर एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करता है रिक्वायर्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यूवेट या सैंपल होल्डर के बारे में। वेल क्यूवेट या सैंपल होल्डर वो चीज़ जिसमें हम अपना सैंपल पुट करते हैं, ठीक है। अब ये क्यूवेट होता कैसे है, किस तरीके से देखने में होता है, ये एक क्यूबोइडल शेप का होता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्यूवेट होता है, ठीक है, क्यूबेट शेप में होगा। इसके सारे एंड बंद रहते हैं, या डस्टर को इमेजिन कर सकते हैं कि भाई डस्टर की शेप का होता है एंड ये सारे जो इसके सरफेस हैं ये ब्लॉक होंगे या बंद होंगे, ऊपर से ये खुला हुआ होगा। मुझे जो सैंपल एनालाइज करना है उसको मैं क्या करूँगा, इस क्यूवेट के अंदर, इस सैंपल होल्डर के अंदर डाल दूंगा एंड इस सैंपल होल्डर या क्यूवेट को उठा के मशीन के अंदर रखूंगा एंड फर्दर मैं मशीन को इंस्ट्रक्शन दूंगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को और वो उस सैंपल को एनालाइज करेगा। तो क्यूवेट का काम क्या होता है, सैंपल को होल्ड करना, सैंपल को उसके अंदर रखा जाता है। एंड ये क्यूवेट देखने में कैसा होता है इसकी मैं आपको एक इमेज भी शो कर दूंगा। आई होप आप इस इमेज को देख रहे होंगे एंड आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से सैंपल होल्डर हमारा देखने को मिलता है।
ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर डिस्कसिंग द डेरिवेशन ऑफ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करने जा रहा हूँ, अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड मूव करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पर। सो नाउ अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है एंड यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिख रखी हैं। पहले तो हम जो है इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, देन हम इन इक्वेशन पर मूव करेंगे। डायग्राम की बात करें तो मैंने यहाँ पर मोनोक्रोमेटर लिख रखा है एंड यहाँ पर जो है हमारे पास एक सैंपल क्यूवेट है एंड यहाँ पर एक डिटेक्टर है। एंड जैसा कि हमने अभी बात करी थी, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ से जो है मोनोक्रोमेटर में से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है हमारी सैंपल क्यूवेट में जाती है, जिसकी इंटेंसिटी जो है आई नोड है। एंड सैंपल या सैंपल होल्डर या क्यूवेट के अंदर जो है हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है एंड ये लाइट जब सैंपल से या क्यूवेट से पास होती है तो सैंपल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बची हुई लाइट है या ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमारी डिटेक्टर तक पहुंचती है, जिसकी इंटेंसिटी आई से हमने रिप्रेजेंट कर रखी है। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जो सैंपल क्यूवेट है इसकी जो पाथ लेंथ है या चौड़ाई है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द डायग्राम। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ से जब कोई लाइट पास होती है या मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो यहाँ पर सैंपल होल्डर में, सैंपल क्यूवेट के अंदर जो सैंपल मॉलिक्यूल है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद में जो लाइट यहाँ निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी में हम डिक्रीज या डिक्लाइन देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो सैंपल में से जैसे जैसे लाइट आगे पास होगी उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक स्मॉल डिस्टेंस जो है यहाँ पर कंसीडर करा, ठीक है। पाथ लेंथ इसकी बी है, मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर लिया। इंसिडेंट लाइट जैसे ही इस स्मॉल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, इतने छोटे से डिस्टेंस को, ठीक है, इस छोटे से डिस्टेंस को मैं डी एक्स कह देता हूँ, ठीक है। जैसे ही लाइट सैंपल क्यूवेट में एंटर करी, सैंपल ने उसको एब्जॉर्ब करा एंड थोड़ा सा डिस्टेंस जो कि हमारा डी एक्स है उसको ट्रैवल करने पर कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी में डिक्रीज हुआ होगा। सो जो इंटेंसिटी में चेंज आया उसको हमने डी आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। डी आई क्या है, स्मॉल चेंज इन द इंटेंसिटी, ठीक है। कि सैंपल जो है लाइट जो है सैंपल में से जब थोड़ा सा डिस्टेंस डी एक्स को ट्रैवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हमने डी आई से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने पे वो चेंज हुआ, डी एक्स। तो दिस इज द चेंज इन इंटेंसिटी जिसमें लाइट डी एक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। नाउ अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इंटेंसिटी कम हो रही है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। कि लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इतने डिस्टेंस के बाद में जो भी चेंज हुआ वो इंटेंसिटी में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव सिंबल यूज करा। आई होप आप इतना पोर्शन समझे होंगे कि ये जो डी आई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कि इतना डिस्टेंस चला तो इतना चेंज होगा। आई होप आप इतना पोर्शन समझ गए होंगे ना। मूव करें अगर हम नेक्स्ट पार्ट की, तो ये जो चेंज हो रहा है इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा कम होगी, ठीक है। डिक्रीज उतना ज़्यादा होगा उसके अंदर। तो कितना डिक्रीज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के एंड इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। जो लाइट वहाँ पर जा रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो C जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है एंड I जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर ईच एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में कितनी उस लाइट की इंटेंसिटी रह जाती है, वो ये वाली इंटेंसिटी है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि ये वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई। नाउ
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एंड जब भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना होता है तो हम वहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर एक अल्फा सिंबल यहाँ पर यूज़ करा है। तो ध्यान देना, ये देखने में एक जैसे लग सकते हैं बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड यहाँ पर ये अल्फा का सिंबल है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, उसकी जगह इक्वल टू का साइन आया, एंड यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट यूज करा जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है। आई होप आपको इतना हिस्सा समझ में आया होगा कि ये चीज़ें कैसे हमारी आई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस नेगेटिव साइन को हटाता हूँ और मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। मैं दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, di/dx यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू इंटेंसिटी। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस i को जो है यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ एंड dx को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। dx को जब मैंने वहाँ शिफ्ट करा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया, एंड i को जब यहाँ पे शिफ्ट करा तो i यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आया होगा कि ये इक्वेशन यहाँ तक कैसे आई। वेल अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब जो है हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर मूव करते हैं। पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैं इनको रब करता हूँ एंड मूव करते हैं जो रिमेनिंग हिस्सा है हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन का। नाउ अब हम बात करते हैं आगे के पार्ट की। वेल हमने जैसा कि इस पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे कि ये इक्वेशन कैसे आई। नाउ इसके आगे का पार्ट किस तरीके से है उसके बारे में हम बात करते हैं। वेल इस वाले पार्ट में बात करें तो हम यहाँ पर जो है अब इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस तरीके से सिंबल लगाया एंड di/i जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमने यहाँ पर शो कर दी। देन इज इक्वल टू माइनस अल्फा कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो dx है उसको भी हमने इंटीग्रेशन में लिया, इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहाँ पर मेंशन कर दी। ये 0 है एंड ये फाइनल डिस्टेंस b है, मतलब जो लाइट है हमारी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में ट्रैवल करेगी। ये डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 था एंड जैसे जैसे पास करेगी वो b डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। एंड यहाँ पे बात करें तो लाइट की स्टार्टिंग में इंटेंसिटी कितनी थी, I0, एंड फाइनल जाते जाते उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I। तो ये इनकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के साथ में हमने इंटीग्रेशन शो करी है। नाउ इस इंटीग्रेशन को कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा डिवाइड हो रहा था मैंने इसको I में कन्वर्ट कर दिया, देन इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम x के अंदर, इसकी लोअर एंड अपर लिमिट हमने यहाँ पर शो कर दी है। नाउ इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ में हमें ये इन देखने को मिलेगा, ये इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। देन इज इक्वल टू माइनस अल्फा कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसमें भी क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन I/I0 में मैं इसको लिख सकता हूँ। एंड इसको अगर बात करें तो b-0, b क्या है, फाइनल डिस्टेंस, 0 क्या था, बिल्कुल हमारी 0 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू b आनी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो मैं दोनों साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी नेगेटिव से, यहाँ से भी नेगेटिव से, तो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना हिस्सा समझ में आया होगा कि ये चीज़ें कैसे आई। सो नाउ पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट पे कि किस तरीके से आगे फर्दर इसमें हमें डेरिवेशन में चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। सो नाउ अब हम बात करते हैं आगे के रिमेनिंग पार्ट की। सो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि ये इक्वेशन किस तरीके से आई, एंड यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको हटाने के लिए हमें इन दोनों की पोजीशन को शफल करना पड़ेगा। I0 ऊपर आ जाएगा, I नीचे आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड ये माइनस साइन जो है यहाँ से हट गया है। इज इक्वल टू अल्फा CB इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। नाउ ये इन वाला जो साइन है उसको हटाने के लिए हमें 2.303 log10 यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इनको हटाकर हमने 2.303 log10 यहाँ पे लगाया, I0/I इज इक्वल टू अल्फा CB। एंड आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है, सॉरी ये जो 203 है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। ये 203 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होएगा,
ठीक है। तो log 10 आई नोड अपॉन आई, log 10 आई नोड अपॉन आई हमने यहाँ पे लिखा, एंड जो 2.303 है उसको वहाँ ले गए, जो 2.303 है वो अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, एंड बाकी सी बी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड ये अल्फा डिवाइडेड बाय 2.303 जो है वो हमारे किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होगा। एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो हमारा अल्फा डिवाइडेड बाय 2.303 है इसकी जगह पर हम एप्सिलॉन या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी लिखेंगे। एंड अगर हम देखें कि अल्फा डिवाइडेड बाय 2.303 को हटाकर जब हम एप्सिलॉन लिखते हैं तो हमारी जो ये डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ को जब देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो वो हमारे इसके बराबर आती हैं। एंड जैसा कि हमने ट्रांसमिटेंस में बात करी थी कि A इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो एब्जॉर्बेंस के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी एब्जॉर्बेंस के वैल्यू के बराबर होगी। सो एब्जॉर्बेंस आइदर हम ट्रांसमिटेंस की टर्म्स में निकाल सकते हैं, ऑल्सो हम यहाँ पर मोलर एब्जॉर्बिविटी, कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। वेल ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है या कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने जितने भी क्लासमेट हैं या नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ या कोई डाउट वगैरह है वो ज़रूर पूछें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।